हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज बात करूंगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर ही सेल्स प्रेशर क्यों सबसे ज़्यादा होता है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ होगा, जितने लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर रहे हैं, मीन्स एज ए एमआर वर्क कर रहे हैं, वो हमेशा यही सोचते रहते हैं यार एमआर के ऊपर ही इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों डाला जाता है, सेल्स के लिए स्पेशली। उसके ऊपर बहुत सारे पोस्ट हैं, एबीएम है, जेडबीएम है, जेडएसएम है, आरएसएम है, या कंपनी का सेल्स मैनेजर है। इन लोगों पर इतना प्रेशर क्यों नहीं डाला जाता, हमारे ऊपर ही क्यों इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले इस मिथ को मैं खत्म कर देता हूं आपके कि सबसे ज़्यादा प्रेशर एमआर के ऊपर नहीं होता है। जो जिस लेवल पे रहता है ना, उसको उसी लेवल पे उतना ही प्रेशर मिलता है। मीन्स एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप सोचते हो कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। जैसे मैं एज ए एबीएम वर्क करता हूँ तो सब मैं ये सोचता हूँ कि यार सबसे ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर ही है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्स का प्रेशर है, मैं क्या जवाब दूंगा। चलो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक प्लस पॉइंट है कि आपके ऊपर अगर सेल्स प्रेशर है तो आप थोड़ा भाग दौड़ करके उस प्रेशर को कहीं से कम कर सकते हो, सेल जनरेट करके कहीं से प्रेशर को कम कर सकते हो। आप इसे जो एज ए एबीएम आदमी अगर कोई वर्क कर रहा है, वो तो कहीं सेल जनरेट नहीं कर सकता, वो तो अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर ही मतलब बोल सकता है। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में सपोज मना कर दिया, सेल नहीं किया, चलो उसके ऊपर प्रेशर जाएगा, ये आदमी क्या करेगा? जो एबीएम होगा या वो क्या करेगा? और सपोज दैट मान लो एबीएम और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दोनों लोग मिलकर किसी तरह सेल को मैनेज कर दिए, तो जो आरएसएम है उसके ऊपर सेकंड लाइन, अगर उसको सेल की जरूरत है तो वो कहाँ से मैनेज करेगा, वो किससे बोलेगा, या खुद जाकर कहाँ से सेल ले आके जनरेट करेगा। तो फ्रेंड, ये तो बिल्कुल मिथ है कि एमआर के ऊपर ही सबसे ज़्यादा सेल्स प्रेशर होता है। एक्चुअली एमआर के ऊपर सबसे ज़्यादा सेल्स प्रेशर नहीं होता। अगर रियली आप देखेंगे, सेल्स प्रेशर जो सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, वो जितने बड़े पोजीशन पे होता है वो उतने ही ज़्यादा सेल्स प्रेशर उसके ऊपर होता है। फर्क ये होता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अंडर में कोई नहीं है तो वो किसी के ऊपर एक्शन नहीं ले सकता, वो खुद के ऊपर ही एक्शन ले सकता है। मेरे अंडर में कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, कोई एमआर है, तो मैं उसके ऊपर एक्शन ले सकता हूँ, या मेरे ऊपर जितनी भी सीरीज है तो सभी लोग अपने नीचे वाले के साथ एक्शन ले सकते हैं अगर वो अच्छा काम नहीं करता है तो। ठीक है। और एक्शन भी ऐसे नहीं लिया जाता कि हमेशा किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को निकाल दिया, एमआर को निकाल दिया। ठीक है, ये बहुत सोच समझ के एक्शन लिया जाता है, क्योंकि देखिए एक एमआर को निकालना या एक मैनेजर को निकालना फिर दूसरा रखना, ये इजी लगता है कहने में कि हाँ यार मुझे निकाल दिया जाएगा, इजीली ये काम नहीं होता। कभी कभी मिस हैपनिंग भी होती है, किसी किसी को निकाल भी जाता है, कुछ लोग थोड़े अच्छे नहीं होते, या कंपनी में कई बार बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है, क्योंकि फार्मा के अंदर पॉलिटिक्स भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है फार्मा कंपनियों के अंदर। तो वहाँ कुछ एबीएम या आरएसएम की ट्यूनिंग बड़ी अच्छी है, उनकी आपस में पॉलिटिक्स है। मैं यहाँ पे एक पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ एक जनरल की बात करूँगा। इजीली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कंपनी के अंदर से नहीं निकाला जाता फ्रेंड, यही रियल फैक्ट है। एक्सेप्शन देखिए हर जगह होता है, यहाँ भी एक्सेप्शन है। ऐसा नहीं है कि कई बार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर सही होता है उसके बाद भी उसको निकाल दिया जाता है या फोर्स कर दिया जाता है निकलने के लिए, होता है, बिल्कुल भी होता है, ये मैंने देखा भी है। मेरे एक व्यूअर के साथ भी हुआ है। ठीक है, उससे मैंने पर्सनली बात भी इवन किया हुआ था। बट ये केसेस ऐसे एक्सेप्शन है, इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी कंपनी आप ज्वाइन करिए तो सोच समझ के ज्वाइन करिए। चलिए, अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा क्यों आता है, रीज़न क्या होता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है या उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। देखिए, उन्हीं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या उन्हीं एमआरस को ज़्यादा प्रेशर लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। 5 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, 5 ऐसी बातें आपसे शेयर करूंगा जो लोग ये जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, उन्हीं को लगता है कि मेरे अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पहला पॉइंट है ड्यू टू फ्रीडम। एक्चुअली क्या है कि एबीएम या उसके ऊपर की जो भी पोस्ट होती है, जल्दी उसके ऊपर मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा होती है। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लेवल पे मैं बात करूं या एमआर लेवल पे बात करूं तो टाइम फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। मीन्स आपको डेली कोई देखने वाला नहीं है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बट जैसे ही आप एज ए एबीएम प्रमोट होते हैं या उससे ऊपर पोस्ट पे जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप क्या होता है, टाइम फ्रीडम आपका उतना ज़्यादा नहीं होता, खत्म हो जाता है। मीन्स आपको किसी न किसी के साथ इंगेज ही रहेंगे। या जैसे कोई एज ए एबीएम गलत काम करता है कि चलो किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ वर्किंग शो कर रहा है बट वो वर्किंग नहीं कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की है। कई बार क्या होता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर वर्क नहीं कर रहा होता बट वर्क शो कर रहा होता, बट उसको देखने वाला मॉनिटर करने वाला कोई नहीं होता। बट एज ए एबीएम क्या दो लोग होते हैं, उसमें एमआर भी होता है, एबीएम भी होता है, दोनों लोग गलत शो कर रहे हैं तो वो ऊपर से बहुत इजीली ट्रैक किया जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है और इमीडिएट नौकरी चली जाएगी, उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। बट एमआर के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको निकालने से पहले। ठीक है, पकड़ा जा भी जाता तब भी कुछ नहीं होता, या जानते हैं कि हाँ चलो ऐसा बंदा कर रहा है तो अब भी अगर सेल हो रहा है तो इग्नोर करते हैं। बट एबीएम या जितने भी ऊपर अपर मैनेजमेंट के पोस्ट होते हैं वहाँ पे ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। अगर कोई करता भी है तो वो बच नहीं पाता, मैं कहता हूँ। ठीक है,
तो ये जनरली होता है। तो ड्यू टू टाइम फ्रीडम जो होता है वो वर्क प्रॉपर, क्योंकि जब तक प्रेशर नहीं होगा काम करने के लिए, आपके ऊपर कोई बोलेगा नहीं काम करने के लिए, तो आप काम नहीं करोगे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या एमआर के साथ जनरली ये होता है कि टाइम फ्रीडम होने की वजह से जो लोग इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं काम के प्रति, वो लोग तो काम करते हैं। काम करने से 100% है कि सेल आनी है। जब टाइम फ्रीडम होने की वजह से वो काम नहीं करते हैं तो क्लोजिंग में उनके ऊपर प्रेशर आता ही आता है। ठीक है। दूसरा होता है नॉट डिसिप्लिन। कई बार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डिसिप्लिन में नहीं होते। क्या होता है कि उनको ये लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। या कई बार क्या आता है कि ऊपर से बोला जाता है तो उन्हें वो चीज़ जरूरी नहीं लगती। जैसे सिंपल ड्रेसअप की मैं बात करूं तो बहुत सारे मेडिकल जो टाई बेल्ट ये सब चीज़ नहीं लगाते हैं, जैसा कपड़ा हुआ वैसे पहन लिया। गंदा कपड़ा, मैंने अपने अंडर में बहुत सारे एमआरओ कई बार बोला हूँ यार ढंग का कपड़ा पहन के आया करो, अच्छे कपड़े पहन के आओ। अच्छे कपड़े की मतलब नहीं महंगा कपड़ा पहनो, बट जो भी कपड़ा आप लेते हो यार, जब आप उसी प्रोफेशन के अंदर हो तो सिंपली आप मैचिंग कपड़े भी खरीद सकते हो। ठीक है। कपड़ों को साफ करके पहन सकते हो, कहीं कटा पटा ना हो। कपड़े इतने भी ज़्यादा महंगे नहीं आते कि एक सिंपल किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करने वाला व्यक्ति खरीद नहीं सकता। कंपनी इतना सैलरी जरूर देती है कि एक सिंपल नॉर्मल कपड़ा खरीद के सिंपल ड्रेस आप पहन सकते हैं, बियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड इन सब चीज़ों का कई बार जो है ध्यान नहीं देता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। साथ ही साथ डिसिप्लिन में यहाँ पर अगर किसी काम के लिए बोला जाता है, सपोज दैट मैंने बोला कि चलो डॉक्टर लिस्ट आप प्रिपेयर करो या पर्टिकुलर डॉक्टर को कॉन्टैक्ट डिटेल लेके आओ, या कोई एक्टिविटी आई हुई है उसके लिए बोला गया, तो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो उस चीज़ एक्टिविटी को नहीं करता, इग्नोर कर देता, या कोई ना कोई एक्सक्यूज देता रहता है बार बार। जब भी एक्टिविटी के लिए बोला जाता है उसको, सर और लोग तो करते नहीं, आप मुझसे ही बोलते रहते हैं, सर मुझे ही बोला जाता, मैं ही सिर्फ कहता हूँ और किसी टेरिटरी के अंदर आप देखते नहीं। तो इस टाइप की एक्सक्यूजेस देने लोग सीख जाते हैं। जैसे जैसे ये लोग पुराने होते जाते हैं फील्ड के अंदर, वो एक्सक्यूज देना सीख जाते हैं, बहाने बनाने सीख जाते हैं। जो भी कंपनी की एक्टिविटी होती है या कंपनी का जो भी एक्टिविटी का पार्ट होता है, कपड़े से लेके, डॉक्टर लिस्ट से लेके, फ़ोन नंबर से लेके, बर्थडे विशेष से लेके, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कंपनी की तरफ से होती हैं। बट वो कोई कैंपेन ही आया हुआ करने के लिए बोला जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ बहाना बता देंगे। बोला जा रहा है 10 डॉक्टर पर जाकर कैंपेन करो, 1 या 2 पे किया, बाकी को छोड़ दिया। आपको ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं रियल बता दूं फ्रेंड, ये मेरा खुद का अपना प्रैक्टिकल किया हुआ है। अगर आपको 10 डॉक्टर से कोई भी कैंपेन करने के लिए बोला जा रहा है तो कंपनी में जो बंदा बोल रहा है वो कुछ न कुछ सोच के वो एक्टिविटी डिजाइन किया होगा। अगर आप उस एक्टिविटी को करेंगे 101% गारंटी के साथ लेता हूं आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना बिल्कुल तय है। बट ऐसा जनरली नहीं करते, इसकी वजह से कुछ टाइम के बाद प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेशर बढ़ता जाता है। थिंकिंग फॉर अदर जॉब, थर्ड पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में क्या करते हैं, कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, साइड में कुछ बिजनेस कर रहे होते हैं अपना, वो साइड बिजनेस को डेवलप करने के लिए सोच रहे होते हैं, वहां दिमाग लगा देते हैं। होता क्या है कि हम यहाँ जॉब कर रहे हैं बट दिमाग उस जॉब की तरफ है। क्यों? क्योंकि मुझे यह जॉब ज़्यादा टाइम करना ही नहीं है, बस यहाँ थोड़ा पैसा अर्निंग हो जाए, उस पैसे को दूसरे जॉब में इन्वेस्ट कर देना है और वहाँ से जब अर्निंग आने लगी कि इस जॉब को क्विट करके वहाँ चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते भी है और करके भी चले जाते हैं। बट होता क्या है फ्रेंड, मैं मैक्सिमम लोगों की मैं बात करूँगा, कुछ लोग तो खैर कामयाब हो जाते हैं, मैक्सिमम लोग इस कंडीशन में फेल हो जाते हैं। वो दूसरी जॉब के बारे में सोचते रहते हैं तो वहाँ तो कुछ हो नहीं पाता, दूसरे बिजनेस के बारे में वो तो डेवलप हो नहीं पाता और इसमें ध्यान से वो काम करते नहीं हैं। तो अल्टीमेटली हर बार उनके ऊपर प्रेशर आता है और ये जॉब भी उनके हाथ से चली जाती है। किसी भी जॉब को अगर आपने सीरियसली नहीं किया हुआ है, सीरियस नहीं लिया है, काम को टाइम पे नहीं करेंगे तो 100% वहाँ पे प्रेशर आता है। तो इस वजह से भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है क्योंकि दिमाग दो तरफ चलता रहता है, एक दूसरे टॉप। अपने आप को देखिए एक्सपैंड करिए, बट एक्सपेंशन का कभी ये मतलब नहीं होता कि जिस एग्जिस्टिंग पोजीशन पे आप हैं उसको इग्नोर करके फिर आप दूसरे चीज को एक्सपेंड करें। मैं यहाँ वीडियोज बनाता हूँ, सबसे पहले मेरा जो प्रायोरिटी है मेरी अपनी खुद की कंपनी है जहाँ से मेरी अर्निंग आती है। आप लोग देखिए मेरे वीडियोज कई बार बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, मैं बोलता हूँ चलो टुमारो वीडियो डाल दूंगा या वीडियो कर दूंगा, या बहुत सारे वीडियो मैंने कमिट किए थे दिसंबर के अंदर स्टार्टिंग में डाल दूंगा, बट वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था कि मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो मेरी कंपनी है, जहाँ मैं वर्क करता हूँ वो वर्क मेरे लिए पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी है। वहाँ के बाद जो टाइम बचता उसको मैं यहाँ पे स्पेंड करता हूँ। मेरी हमेशा एक ही प्रायोरिटी होती है, वो है मेरी कंपनी और मेरा वर्क। वहाँ के बाद जब स्पेंड टाइम बचता तो उसको मैं यहाँ पे जो पर्सनल टाइम है जनरली मैं उसी को यूटिलाइज करता हूँ ये वीडियोज बनाने में, यहाँ पे जो भी वर्क होता है। इसीलिए मैं कई बार बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ और वो चीज़ें नहीं हो पाती टाइम पे, क्योंकि कंपनी से अभी मेरी तबीयत भी बीच में ख़राब हो गई थी फर्स्ट वीक में,
तो वीडियो शूट करने तो नहीं कर पाया। इसके बाद कंपनी की मेरी मीटिंग हो गई थी, मैं मीटिंग में चला गया था, सोचा था मीटिंग में वीडियो बनाऊंगा, वहाँ भी नहीं बना पाया क्योंकि कैमरा भी खराब हो गया था और वहाँ पे काम कंपनी की तरफ से मिल गया था, भाई आपको ये करना है। तो कभी कभी कुछ बिना बताए अचानक से काम आ जाते हैं, कहीं मीटिंग फॉर्मेट आ गया, कहीं कुछ आ गया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उन सब चीज़ों वर्क को मैं पहले फिनिश करूँ, फिर ये सेकेंडरी है। यूट्यूब की जितनी भी वीडियो जो है, जो मैं ऑनलाइन जो कुछ काम करता हूँ, ये सेकेंडरी प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी कंपनी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग, अगर आप भी सेकंड चीज़ को डेवलप करिए बट उसको फर्स्ट प्रायोरिटी बना के मत डेवलप करिए, क्योंकि जिस चीज़ से आपको अर्निंग आ रही है, जिससे आपको घर चल रहा है, जिससे आप पहन रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उसी चीज़ के ऊपर अगर गलत तरीके से करने लगेंगे फ्रेंड, तो आप ना वहाँ कामयाब हो पाएंगे ना यहाँ कामयाब हो पाएंगे। अर्निंग की सोर्स आपको जहाँ से मिल रहा है, पहले सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, आप उसको मेंटेन करके रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तभी आप दूसरी चीज़ को आप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट में बात करूंगा, लिव इन डिलेमा। बहुत सारे फ्रेंड डिलेमा में रहते हैं। क्यों प्रेशर आ जाता है? क्लोजिंग में सोचता है अरे यार वो वाला स्टॉकिस्ट ना ऑर्डर लगा देगा, पिछले महीने नहीं लगाया था, इस महीने स्पेस बन गया होगा, इस महीने ऑर्डर लगा देगा। अच्छा, इस वाले स्पेस 2-3 प्रोडक्ट मैंने निकाला था तो स्पेस इसका भी बन गया होगा। ऐसा सोचते सोचते क्लोजिंग पे ऑर्डर लेने जाते हैं, क्योंकि वो स्टॉक स्टेटमेंट लेते नहीं है, स्टॉक उसके यहाँ देखते नहीं है। क्लोजिंग पे जब ऑर्डर लेने के लिए जाते हैं, बोलता भैया हमारे यहाँ तो स्टॉक पड़ा हुआ है ऑलरेडी, हम ऑर्डर नहीं देंगे। अभी ये फोन पे साहब को क्या बताया, सर अभी 3 स्टॉकेज बचे हुए हैं, इन तीनों का ऑर्डर हम लगा देंगे, इससे इतना लग जाएगा, इससे इतना, इससे तीनों लग जाएगा। तीनों क्लोजिंग पे क्या पता चल रहा है, अब साहब ने भी क्या किया, साहब ने भी ऊपर बता दिया सर उस क्वार्टर का भी इतना ऑर्डर लगेगा, अभी 3 स्टॉकेज का ऑर्डर लगना बाकी है, उसका भी आ जाएगा ऑर्डर, अभी बचे हुए हैं। अब साहब ने ये बात तो तुरंत बताया नहीं, 2-3 दिन और कोशिश करेंगे क्लोजिंग पे जाके कि क्लोजिंग 2-3 दिन पहले हम शुरू कर देते हैं। अभी उनको पता चल गया कि ऑर्डर नहीं लगेगा, लेकिन वो मेडिकल रेप साहब को नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि साहब बताएंगे तो कुछ न कुछ प्रेशर डालेंगे, सोचेंगे लास्ट डे बताएंगे, इससे भी ये भी लगेगा कि हाँ यार मैं लास्ट तक कोशिश करता रहा। भाई जो एबीएम है या जेडबीएम है, जो अपर मैनेजमेंट है यार, वो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को काम करके ही ऊपर गया है। आप इस बात को भूल जाते हैं कि जो भी बंदा यहाँ ऊपर गया, कोई डायरेक्ट पोस्ट पे नहीं आता। सब लोग यही जो चीज़ें आप कर रहे हो, इन्हीं सब चीज़ को करके ऊपर जाता है। और सभी लोग फील्ड के अंदर वर्क करते हैं, चाहे वो एनएसएम ही क्यों ना हो, वो भी फील्ड वर्क पे जाता है, सारी चीज़ों को देखता है, समझता है। बट हर एक लेवल पे जो बंदा बैठा है, उसकी मेच्योरिटी लेवल डिफरेंट हो जाती है एक्सपीरियंस होने के साथ। तो हम सोचते हैं ये एक्सक्यूज देके हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं। एक्सक्यूज एरिया मैनेजर या आरएसएम उस चीज़ को समझता है, बट उस चीज़ को इग्नोर करता है। इसलिए इग्नोर करता है, चलो ये नेक्स्ट टाइम लड़का बेटर कर जाएगा, उसको शुरू कोशिश करेंगे, ये इंप्रूव कर जाएगा, ये अच्छा कर जाएगा, इस चीज़ को लेकर वो ऐसा नहीं, उनको पता नहीं चलता, या मुझे मेरे अंदर कोई कर रहा है तो मुझे पता चलता है, बट उस चीज़ को हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। चलो नेक्स्ट टाइम ये बेटर हो जाएगा। 1 बार 2 बार 3 बार जब ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस का रूप ले लेता है कि हर बार वही फॉल्ट बार बार आ रहा है, क्लोजिंग पे जाके स्टार्टिंग में मेडिकल रैप बोल रहा है कि सर मैं कर दूंगा, और लास्ट में जाके वो नहीं कर पा रहा है। सिंपल सी बात है, फील्ड के अंदर वर्क नहीं हो रहा है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो डिलेमा में है, वो इस ख्वाब में कि मेरा कुछ होगा नहीं और मैं इस तरह से मेरी नौकरी चलती रहेगी। तो इस वजह से इमीडिएट बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, और एक दिन ऐसे पता चलता है कि उसको जॉब से रिजाइन देना पड़ गया, या रिजाइन के लिए बोल दिया गया कि भैया आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप किसी और जगह देख लीजिए। क्योंकि अगर आप फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड के अंदर फ्रेंड काम कर रहे हैं, अगर सीरियस उस फील्ड के लिए नहीं रहेंगे, ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, इन सारे 5 पॉइंट को आप फॉलो नहीं करते हैं, जनरली यही सब रीजन होता है किसी जॉब के जाने का। अगर आपको जॉब को सीरियसली कर रहे हैं, प्रेशर देखिए सेल अप डाउन लगा रहता है हर एक बंदे के लाइफ में, मेरे लाइफ में या किसी और बंदे के लाइफ, सेल अप डाउन होता रहता है। लेकिन आपने अगर अपनी आइडेंटिटी अच्छी नहीं बनाई है किसी भी फील्ड के अंदर, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। अपने इमेज को इंप्रूव करना, पर्सनल ब्रांडिंग जो मैं बार बार बोलता हूँ, सेल्फ इंप्रूवमेंट जब मैं बोलता हूँ, तो वो वही चीज़ें होती हैं। जॉब को सीरियसली लीजिए, सीरियसली करिए। कोई चीज़ बोला जाता है किसी एक्टिविटी के लिए या कोई कैंपेन के लिए बोला जाता है, ये सारी चीज़ों को आप करेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। प्रेशर आएगा एक लिमिट तक आएगा, और प्रेशर को वो नलीफाई आप कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, जो मैंने आपको पॉइंट जो सारे ये पॉइंट मैंने बताया कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखिए और इन सब चीज़ों को प्लीज़ मत करिए, जिससे आपकी जॉब बहुत स्मूथली चलती रहेगी। चलिए इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, कमेंट करके मुझे बताइएगा, या आपको और कौन से पॉइंट ऐसे लगते हैं जिसको यहाँ पे ऐड करना चाहिए। ठीक है, आपने अपने लाइफ में देखा हो, महसूस किया हो, या आपने कुछ अच्छा किया हो, बताइए सर हमने ये अच्छा किया था जिसकी वजह से मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि मेरे पास दोनों टाइप के फीडबैक मिलते हैं। अभी मेरे एक मुजफ्फरनगर के कलीग क्या है कि सर मैंने आपके वीडियोज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिला, और मुझे जॉब में उसने मुझे अपने जो मेडल पाए हुए थे
उसने मुझे उसका फ़ोटो भेज के व्हाट्सएप किया हुआ था फ्रेंड। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरे साथ ऐसी स्टोरी शेयर करता है, तो मैं आपके साथ भी वो स्टोरी शेयर करूंगा। उसने मुझे, उसका एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद है, काफ़ी टाइम पहले की बात है, उसने एग्जैक्टली मुझे व्हाट्सएप किया, क्योंकि मुजफ्फरनगर ऑलरेडी मैं पहले वर्क कर चुका हूँ, मेरा नंबर उसके पास पहले से ही था, तो मुझे व्हाट्सएप किया था। उसने अपने फ़ोटो प्लस जो उसको मेडल मिला हुआ था वो चीज़ जो है, वो दोनों चीज़ का उसने फ़ोटो भेजा था। और क्लियरली मैं उसको जानता नहीं था, फिर मैंने फ़ोन करके बात किया, उसने बताया सर ऐसा ऐसा हुआ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड। तो आप भी देखिए, सब लोग काम करते हैं, सबके पास अपने अपने ट्रिक्स होते हैं सेल करने की, तो आप वो ट्रिक्स दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, दूसरा भी उसका बेनिफिट ले सकता है। तो आप मुझे बताइए, मैं अपने वीडियो में उसको डालूंगा, जिससे क्या होगा, दूसरे को बेनिफिट मिलेगा और हम सब लोग मिल के यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, कि वैकेंसी शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है, ठीक है, वो जैन से ऑलमोस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम की थोड़ी क्राइसिस है, सेल भी इस मंथ में डाउन साइड में है, तो ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। तो जैन ऑनवर्ड्स वो प्लेटफॉर्म भी एक्टिव हो जाएगा, मींस फार्मा जॉबर्स जो मेरी वेबसाइट है वो एक्टिव हो जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप वैकेंसी भी पोस्ट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, तो हम लोग सब लोग मिल के एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकॉन दिया हुआ उसको हिट करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।